दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसे आदमी की कहानी जिसके बारे में गूगल भी परमिशन लेता है कि बताओ कुछ इंफॉर्मेशन लीक करें क्या। आरएनएडब्ल्यू की परमिशन लेनी पड़ती है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं आरएनएडब्ल्यू के आर्किटेक्ट आर.एन. काओ की। हाँ, ये कोई मजाक नहीं है, टॉप सीक्रेट फाइल्स में भी टॉप ऑफ द लाइन सीक्रेट है, लेकिन रियल लाइफ में ये एक टॉप लेवल के लेजेंड है। वो आदमी जिसने पाकिस्तान को तोड़ दिया और क्रेडिट भी नहीं लिया, वो जीनियस जिसने चाइना की न्यूक्लियर फैसिलिटी के सीक्रेट्स लीक करवा दिए, वो मास्टरमाइंड जिसने आरएनएडब्ल्यू बनाया, पूरी आर्किटेक्चर इंटेलिजेंस कम्युनिटी की डेवलप की, जो आज आप देखते हैं, लेकिन कभी कोई इंटरव्यू नहीं दिया, कभी कोई पब्लिक अपीयरेंस नहीं, कभी इलेक्शन नहीं लड़े। ऐसा जासूस जिसकी परछाई को भी पता नहीं था कि भाई साइलेंट, डेडली और लेजेंडरी आर.एन. काओ एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं। रेडी हो जाइए क्योंकि ये किसी भी बॉलीवुड स्पाई थ्रिलर से काफी इंटरेस्टिंग है। और इसे याद से लाइक, शेयर और हाइप जरूर करिए। साथ ही साथ अपने सारे ग्रुप्स में शेयर करिए ताकि छोटे बच्चों को इंस्पिरेशन मिले और वो देश की सेवा कर सके। कहते हैं कि सबसे बड़ा स्पाई वो होता है जिसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। रामेश्वर नाथ काओ एग्जैक्टली वैसे ही थे, एक ऐसा इंसान जो इतिहास की सबसे बड़ी जासूसी ऑपरेशंस में, सारे स्पाई ऑपरेशंस का आर्किटेक्ट बन रहा था, लेकिन कभी हेडलाइंस में नहीं था। जब दुनिया जेम्स बॉन्ड के ऊपर मूवीज बना रही थी, यूके यूएस अपने ऑपरेशंस की, अपने स्पाई मास्टर्स की इतनी कहानियां बताती है, भारत में तब एक रियल लाइफ स्पाई मास्टर अपना साइलेंट ऑपरेशन देश की सेवा, देश की सुरक्षा, देश की रक्षा के लिए कर रहा था और दुश्मनों को घुटने पे लाके उनकी कमर तोड़ रहा था। आज जिस रॉ का नाम सुन के, आरएनएडब्ल्यू का नाम सुन के दुश्मन के पसीने छूटते हैं, पाकिस्तान की पतलून गीली होती है और बांग्लादेश को अपने मैप का डर लगता है, उसी की फाउंडेशन रखने वाला व्यक्ति है आर.एन. काओ, जिसने 1971 में पाकिस्तान को बिल्कुल दो टुकड़ों में तोड़ा और टू नेशन थ्योरी से अचानक इसे ट्रांसफॉर्म करके थ्री नेशन थ्योरी बना दिया, जिसने तिब्बत में चाइनीज इन्फिल्ट्रेशन को रोका, वो भी एक सीक्रेट गुरिल्ला ऑपरेशन चला के। यह है भारत के सबसे मिस्टीरियस और पावरफुल स्पाई मास्टर जिसने साइलेंटली शैडो ऑपरेशंस में हिस्ट्री लिख डाली भाई। बट फिर भी आपने नाम नहीं सुना होगा क्योंकि यह आदमी जानबूझ के गुमनामी के अंधेरे में खुद को छुपा के रखते थे। लेकिन आज मैं बताऊंगा कैसे एक सिंगल स्पाई ने बांग्लादेश की आजादी में क्रूशियल रोल प्ले किया, कैसे पाकिस्तान के, चाइना के न्यूक्लियर प्रोग्राम, तिब्बत के ऑपरेशंस, गुरिल्ला वॉरफेयर, इंसर्जेंसीज, हर जगह काम किया और साथ ही साथ भारत को साउथ एशिया में एक डोमिनेंट पावर, जिसके बारे में बोला जाता है कि भाई बड़े भैया की तरह ऑपरेट करते हैं, हमें बार बार धमकियां देते हैं, कैसे एस्टैब्लिश हुआ ये सब। 10 मई 1918 में ब्रिटिश इंडिया में बनारस में एक नॉर्मल सी कश्मीरी फैमिली में एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम था रामेश्वर नाथ काओ। काओ साहब का बचपन शुरुआत में तो बिल्कुल साधारण था, लेकिन उनके फादर एक गवर्नमेंट क्लर्क थे। याद रखिए, डोभाल साहब के फादर मिलिट्री में थे। अगर वो वाली कहानी नहीं देखी तो जाके प्लेलिस्ट में जरूर देखिएगा। और हाँ, फैमिली की जो फाइनेंशियल कंडीशंस थी वो बिल्कुल अनस्टेबल थी, काफी साधारण थी। जब काओ साहब महज 5 साल के थे तब उनके पिता द्वारका नाथ काओ का निधन हो गया। पिताजी की मृत्यु के बाद फाइनेंशियल कंडीशन और खराब हो जाते हैं और पिताजी के बड़े भाई त्रिलोकनाथ काओ ये इन्हें अपने साथ वडोदरा ले जाते हैं, लेकिन इनकी भी बिजनेस बिल्कुल खस्ता स्थिति में थी। काफी समय काओ साहब की जिंदगी में कुछ ऐसा ही चलता रहा कि वो वडोदरा रहते थे, बट कभी कभी बनारस तो कभी कभी अपने मामा के पास उन्नाव आ जाते थे, उत्तर प्रदेश में। पुअर फाइनेंशियल कंडीशंस, न्यू बिजनेस सेटअप करने के लिए त्रिलोकनाथ काओ अपने पूरे परिवार और रामेश्वर नाथ काओ को लेकर मुंबई आ जाते हैं और एक सीमेंट कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं और रामेश्वर काओ एक रामाकृष्ण मिशन हॉस्टल में एडमिशन करवा देते हैं। फिर स्कूलिंग खत्म करने के बाद वे वापस उत्तर प्रदेश आते हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी में बैचलर की डिग्री कंप्लीट करते हैं और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन। इसी दौरान 1937 में जब काओ साहब सिर्फ 18 साल के थे, महज 18 साल, तो अचानक से उनके दिमाग में एक जुनून आता है कि भाई सिविल सर्विसेज क्लियर करते हैं। उन्होंने सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन शुरू की। इमेजिन करिए, 18 साल का लड़का, लिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड डिटर्मिनेशन और बिल्कुल फोकस स्टडी। काओ साहब की एक स्पेशल बात थी फोटोग्राफिक मेमोरी, पढ़ाई में भी ये बहुत मदद करती है और 1940 में ब्रिटिश राज में इंडियन पुलिस सर्विस का एग्जाम क्लियर करते हैं। 21 साल के काओ साहब अब अपना करियर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में स्टार्ट करते हैं, लेकिन डेस्टिनी के प्लान्स कुछ और ही थे। 1940 से 1947 तक काओ साहब ने इंडियन पुलिस सर्विस में काम किया। ये टाइम काफी क्रूशियल था क्योंकि भारत को आजादी मिल रही थी, साथ ही साथ कम्युनल टेंशंस वो बिल्कुल पीक पे थे। 1943 आते आते बंगाल फेमीन के टाइम में काओ साहब ने ब्लैक मार्केट रैकेट एक्सपोज करना शुरू कर दिया। इमेजिन करिए कि ब्रिटिशर्स कह रहे थे कि भाई क्या तगड़ा काम कर रहा है ये होनहार यंग सा बच्चा, और बोलते ना
हुनार भगवान के हो चिकने पात। उन्होंने अकेले 50 से ज्यादा स्मगलर्स को अरेस्ट किया और इसके कारण एक लॉन्ग स्टैंडिंग इंप्रेशन क्रिएट कर दिया पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्कल्स ने। लेकिन रियल गेम चेंजर्स होना था 1946 में पार्टीशन के दंगों के समय। काओ साहब को लगा कि भाई अगर मेरे पास इंटेलिजेंस का एक अच्छा नेटवर्क होता तो इतने सारे दंगों में इतने सारे इनोसेंट लोग, नॉर्मल फैमिलीज वो मारी नहीं जाती। इंडिया के पास भी एक ऐसा स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस नेटवर्क होना चाहिए ताकि ऐसी कोई अनटूवर्ड घटना ना हो। 15 अगस्त 1947 इंडिया को आजादी मिलती है, लेकिन काओ साहब का असली काम अब शुरू होने वाला था। भारत के होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत को यूनाइट करने वाले एक ऐसे लीडर, एक टॉल लीडर जिनको आज पूरा देश नमन करता है। उन्होंने सोचा कि भाई इस इम्पॉसिबल टास्क में, जिसमें 562 प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट करना था, उनको यह बताना था, उनको यह डिक्लेयर करवाना था कि भाई वो इंडिया के पार्ट हैं। यहां पे उनको टॉप ऑफ द लाइन ऑफिसर्स की जरूरत थी और उनमें से इंटेलिजेंस का काम करने के लिए आए आर.एन. काओ। सबसे अजीब सी बात थी कि जो किंग्स थे, रूलर्स थे, पुराने लीडर्स थे, वो चाहते थे कि वो अपने पुराने कंफर्ट में रहें, उनके पैसे वैसे ना कट हों और साथ ही साथ वो अपनी फ्रीडम्स ना दे दे। इमेजिन कीजिए 562 डिफरेंट रूलर्स, 562 डिफरेंट माइंडसेट और सबको कन्विंस करना। काओ साहब इस काम को बहुत बखूबी निभाते हैं और एक एक करके सारी प्रिंसली स्टेट्स की इंटेल वो प्रोवाइड करते जाते हैं, जिसके बेस पे ऑपरेशंस होती है। बट सबसे इंपॉर्टेंट था 1948 में निजाम ऑफ हैदराबाद, जो कि भारत में जुड़ना ही नहीं चाहता था और पाकिस्तान से पूरा सपोर्ट मिल रहा था। सोचिए पूरा देश एक हो रहा था और देश के अंदर ही एक अलग सा आइलैंड बनने वाला था हैदराबाद, जो कि पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहता था। काओ साहब ने ऑपरेशन पोलो में इंटेलिजेंस सपोर्ट प्रोवाइड किया, जिसके बाद 5 दिन में गेम ओवर हो जाता है, क्योंकि उसके बाद पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई होती है, रजाकार्स को हिट किया जाता है और हैदराबाद भारत का अभिन्न अटूट अंग बन जाता है। सल्यूट टू हिज वर्क। काओ साहब ने क्या किया? ज्यादा कुछ नहीं, निजाम के सीक्रेट कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट कर लिया। पता चला कि भाई पाकिस्तान से हथियार आ रहे हैं जो शायद भारत के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले हैं। ये पूरी इंटेलिजेंस ऑपरेशन पोलो के लिए टर्निंग पॉइंट है। 1950 में काओ साहब को इंटेलिजेंस ब्यूरो ज्वाइन करने का प्रस्ताव आता है। इस समय याद रखिए, भारत की कोई एक्सटर्नल इंटेलिजेंस ब्यूरो नहीं थी, मतलब एक यूनिफाइड ही इंटेलिजेंस नेटवर्क था। ये काम उनके लिए परफेक्ट था। एनालिटिकल माइंड, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, ऑलरेडी इंटेल के काम कर रहे थे और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ही वाज डेडिकेटेड टू इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी। काओ साहब आईबी में डिप्टी डायरेक्टर तो थे, लेकिन शुरुआत में काओ साहब का ज्यादातर काम सिक्योरिटी इंचार्ज का रहता था। इसे आप कोई आम बात मत समझिए, इनको सीधा प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू की सिक्योरिटी का जिम्मा दिया गया था और बाकी उन सभी इंटरनेशनल गेस्ट की सिक्योरिटी जो कभी भी भारत के दौरे पे आते हैं। एक बार काओ साहब क्वीन एलिजाबेथ की भी सिक्योरिटी का जिम्मा ले लेते हैं और क्वीन काओ साहब के काम से बहुत खुश होती है। साल था 1962 और ये ईयर भारत की हिस्ट्री में काफी ह्यूमिलिएटिंग था। बट 1962 में इंडिया चाइना वॉर ने भारत को एक चीज पक्के से समझा दी कि हमें एक एक्सटर्नल एजेंसी चाहिए और हमें अपनी सारी फोर्सेस को मजबूत करना पड़ेगा। ये कोई उटोपियन, ये कोई आइडियलिस्टिक वर्ल्ड नहीं है जहां पे हम पीस की बात करेंगे और अपने शस्त्रों को इग्नोर करेंगे, उनकी पूजा नहीं करेंगे और लोग हमें बस आराम से अप्रिशिएट करते रहेंगे। ये विजडम भारत के लिए बहुत जरूरी था। 1962 वॉर में इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा फेलियर हुआ था। इट वाज अ डिजास्टर जिसने पूरे भारत को बहुत नुकसान पहुंचाया, हमारे मोराल को तोड़ दिया। काओ साहब ने रियलाइज किया कि भाई आईबी डोमेस्टिक इंटेलिजेंस के लिए ठीक है, लेकिन एक्सटर्नल थ्रेट्स के लिए हमें एक स्पेशलाइज्ड डेडिकेटेड एजेंसी चाहिए। 1965 आप देखिए पाकिस्तान में मौका ले रहा था। पाकिस्तान हर बार इस चीज का फायदा उठाता है और रिसेंट टाइम्स में आप ऑपरेशन सिंदूर देख लीजिए, सबको ये बात पता है कि पाकिस्तान को मदद करनी थी अमेरिका की, ताकि इजराइल आराम से अटैक कर पाए ईरान पे, अमेरिका आराम से अटैक कर पाए ईरान पे। और इसीलिए देखिए पाकिस्तान को यह पता था कि भाई उनके एयर बेसेस, उनकी जरूरत पड़ने वाली है अमेरिका को, और इसीलिए बिल्कुल प्लान के साथ, पोजीशन के साथ हिट करता है, पहलगाम अटैक करता है, पहलगाम में एक निर्मम किलिंग करता है। उसके बाद आईएमएफ से पैसे भी लेता है ब्लैकमेल करके। ये असली दोहरा चरित्र है पाकिस्तान का। तो याद रखिए 1962 में हम वीक थे, चाइना के साथ शिकस्त हुई और साथ ही साथ फूड क्राइसिस थी। तब 1965 में पाकिस्तान वॉर शुरू हो गया। काओ साहब ने ऑपरेशन जिब्राल्टर चलाकर पाकिस्तान की मिलिट्री प्रिपरेशंस की डिटेल्ड इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर दी। उनके रिपोर्ट्स एक्यूरेट थे, लेकिन उनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग प्रॉपर एक्शन नहीं लिया गया। इस टाइम तक सब समझ गए थे कि भाई ये सारा इंटेलिजेंस का काम इतना आसान नहीं है, हमें इसे अब एक्सपैंड करना पड़ेगा मैसिव तरीके से। तब 1968 में प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने काओ साहब को बुलाया और कहा, काओ भारत की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी बनाइए प्लीज, क्या आप रेडी हैं? तो जरा 1971 का आर्किटेक्चर एक बार इमेजिन करिए। एक साइड में इंदिरा गांधी, एक साइड में सैम मानेकशॉ, एक साइड में आर.एन. काओ और बैक एंड में अजीत डोभाल साहब। वो धीरे धीरे इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज में घुस रहे थे। दोस्तों
ऐसे ही शूरवीरों से भारत मजबूती तक पहुंचता है और इसीलिए हमेशा देश के इंटरेस्ट में काम किया करिए। काओ साहब का जवाब सिंपल था, मैडम आई बीन प्रिपेयरिंग फॉर दिस मोमेंट फॉर माई इंटायर करियर। 21 सितंबर 1968 को हिस्ट्री लिख दी गई। RNAW द रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की फॉर्मेशन हुई और रामेश्वर नाथ काओ बने उनके फर्स्ट चीफ। लेकिन ये कोई ऑर्डिनरी अपॉइंटमेंट नहीं थी। काओ साहब ने लिटरली स्क्रैच से एक नया इंटेलिजेंस एम्पायर बनाया, जिसके बारे में आज लोग वीडियोस और चर्चाएं करते हैं कि कैसे RNAW मोसाड और CIA के मॉडल पे जा रहा है। पहला ऑफिस राष्ट्रपति भवन के साउथ ब्लॉक में, सिर्फ 2 कमरे, इनिशियल स्टाफ 250 ऑफिसर, बजट ऑब्वियसली क्लासिफाइड। काओ साहब का विजन क्लियर था, वी नीड आईज एंड ईयर्स इन एवरी नेबरिंग कंट्री, स्पेशली पाकिस्तान एंड चाइना। आज ऐसी स्थिति नहीं है। आज पाकिस्तान तो हमारे लिस्ट में बहुत नीचे आता है। रॉ के फॉर्मेशन के बाद काओ साहब ने जो टीम बनाई थी वो सिर्फ ऑर्डिनरी ऑफिसर्स नहीं थे, ये 250, ये 250 हैंड पिक एजेंट्स थे, हैंड पिक्ड गवर्नमेंट सर्विस थे, जिन्हें काओ बॉयज के नाम से फेमसली इनफेमसली जाना जाता है। ये सारे काओ बॉयज धीरे धीरे इंडिया की इंटेल एजेंसीज में अलग अलग पोजीशंस पे ग्रो करते हैं, जिन्हें पर्सनली काओ साहब ने नर्चर किया था। और धीरे धीरे इंडिया की इकोनॉमी बढ़ती है, इंडिया का फुटप्रिंट बढ़ता है और साथ ही साथ बजट बढ़ते हुए ऐसे काओ बॉयज अपनी अपनी 250 की टीम लीड कर रहे हैं। वैसे काओ बॉयज ऑफ काओ ये टाइटल बहुत आसानी से नहीं मिलता, ये सिर्फ उन्हें मिलता है जो डायरेक्टली आयरन काओ से ट्रेनिंग ले रहे थे, उनकी फिलॉसफी को फॉलो कर रहे थे, उनके साथ डे टू डे ऑप्स कर रहे थे। रॉ के इनिशियल दिनों में काओ साहब खुद एजेंट्स को रिक्रूट करते थे। उनका फेवरेट हंटिंग ग्राउंड था यूनिवर्सिटी कैंपसेस। हाँ, JNU को इतनी गालियां मत दिया करिए, बड़े सारे एमिनेंट लोग भी यहां से निकले हैं, साथ ही साथ IIT से भी निकले हैं। वैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, आगरा यूनिवर्सिटी, ऐसा कोई कॉलेज नहीं है जहां से बिल्कुल साइलेंटली भारत ने अपने टॉप स्पाइस पिक नहीं किए हो। ब्रिलियंट स्टूडेंट्स को अप्रोच करते थे और उनको अपने मिशन से जोड़ते थे, उनको भारत के मिशन से जोड़ते थे। उनका कहना था हायर फॉर एटीट्यूड, ट्रेन फॉर स्किल्स। अगर एटीट्यूड भारत के साथ है तो भारत की सेवा करने की ट्रेनिंग देनी नहीं पड़ेगी, बस हमें स्किल सिखाना है, टेक्निकल स्किल्स, ह्यूमन स्किल्स, टेक्निकल इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस, ये सब सिखाया जाएगा, फील्ड ऑफ सिखाया जाएगा। क्योंकि पॉइंट ये था कि स्किल्स तो सिखाए जा सकते हैं, लेकिन लॉयल्टी और डेडिकेशन ये नेचुरल होनी चाहिए। ये ब्लड में आता है, ये आपके माइंडसेट में आता है, ये आपकी हरकतों में रिफ्लेक्ट करता है। काओ बॉयज की एक खास बात थी कि ये लोग बिल्कुल शैडोज में रहना पसंद करते थे, कोई पब्लिसिटी नहीं, कोई पब्लिक रिकॉग्निशन नहीं। अनलाइक टुडे, आज आपने देखा होगा बड़े सारे रीडर्स हैं, कोई साड़ी पहन के, कोई सूट पहन के, कोई भाई रेड करके, आपने कितने सारे IAS IPS ऑफिसर को रीलर बनते हुए देखा होगा। बट इस टाइम में ये अनामिका का मॉडल फॉलो करते थे, बस काम करो, आवाज अपने आप हो जाएगी। और हाँ, अपना नाम नहीं, भारत का नाम ऊंचा करो, और जब ब्लेम लेना हो, कुछ गलत हो गया हो, तो सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लो। अब साल था 1971। RNAW और काओ साहब के लिए सबसे फेमस ऑपरेशन इस साल ईस्ट पाकिस्तान, जो कि अब बांग्लादेश है, उसमें जो हुआ वो ऑपरेशन लिटरली हिस्ट्री है और ज्योग्राफी को बुरी तरीके से बदल चुका है। 2 नेशन थ्योरी को 3 नेशन थ्योरी, पाकिस्तान का मैप चेंज करना, इंडिया के रिलेशनशिप्स पूरे साउथ एशिया में चेंज करना और दुनिया को यह बताना कि इंडिया 1962 वाला इंडिया नहीं है। हम डोसाइल नहीं है, हम घर में घुस के मारते हैं। वी कट कंट्रीज, वी क्रिएट ज्योग्राफीज, वी कैन ट्रांसफॉर्म द ग्लोबल मैप्स। बट अभी ऑपरेशंस सिर्फ साउथ एशिया में चल रहे थे। मार्च 1971 में पाकिस्तानी आर्मी ने ऑपरेशन सर्चलाइट लॉन्च कर दिया। ईस्ट पाकिस्तान में बंगाली नेशनलिस्ट मूवमेंट के सपोर्टर्स को ढूंढ ढूंढ के मारा जा रहा था, जिसमें कई मासूम लोगों ने अपनी जान दे दी। रिकॉर्ड्स को मैनिपुलेट किया गया ताकि असली नंबर किसी को पता ना चले, वरना कहा जाता है कि उस ऑपरेशन में 25 मार्च 1971 से मई 15, 1971 तक लगभग 3 लाख से 30 लाख बंगाली लोगों को पाकिस्तान के सोल्जर्स ने डायरेक्टली मारा, औरतों के साथ दुष्कर्म किए। और जो लोग कहते हैं कि भाई बांग्लादेश प्यारा है, उनके लिए मैं ऑपरेशन सर्चलाइट बार बार याद दिलाना चाहता हूं। इमेजिन करिए कि ये दरिंदे पाकिस्तान से आए थे और उनका कहना था कि हम बंगालियों की नस्ल बदल देंगे। और हां, ये सब कुछ बैरक्स में चल रहा था, कैंटोनमेंट्स में चल रहा था, पब्लिकली चल रहा था। लोगों के कपड़े उतार के, पैंट उतार के, उनका धर्म पूछ पूछ के, आइडेंटिफाई कर करके, चुन चुन के मारा गया। दोस्तों, इससे बर्बर कोई कहानी नहीं है जो भारत के आसपास हुई हो। और फिर भी अनफॉर्चुनेटली इसके बारे में किसी ने कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाई। और मेरा रिक्वेस्ट है इंडियन गवर्नमेंट से, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस पे, कि भाई वो एक डेडिकेटेड इंफॉर्मेशन विंग बनाए जो ऐसी हिस्टोरिकल इश्यूज को चुन चुन के
सारे इन्फ्लुएंसर्स, सारे क्रिएटर्स, सारे डॉक्यू सीरीज, डॉक्यूमेंट्री प्रोड्यूसर्स को बोले इन कहानी को डॉक्यूमेंट करके पूरे भारत को दिखाओ। वापस आते हैं। इस डर के माहौल में कई लोग ईस्ट पाकिस्तान से भाग के इंडिया आ रहे थे और ये कोई 1000-2000 लोगों की बात नहीं थी, ये पूरे 10 मिलियन रेफ्यूजी थे। 10 मिलियन मतलब 1 करोड़। 1971 में बांग्लादेश के बनने से पहले ये सब काम चल रहा था। काऊ साहब ने बहुत बारीकी से इस मामले को समझा और एक मास्टर प्लान बनाया कि इंस्टेड ऑफ जस्ट प्रोवाइडिंग देम ह्यूमैनिटेरियन एड, क्यों ना हम इनके फ्रीडम फाइटर्स को सपोर्ट करें और एक नया इंडिपेंडेंट बांग्लादेश बनाए। क्योंकि याद रखिए, ईस्ट पाकिस्तान से पूरे भारत के नॉर्थ ईस्ट में मल्टीपल इंसर्जेंसीज चलाई जा रही थी। पाकिस्तान, चाइना वो आराम से अपने मेन पर्सनल सपोर्ट जो कि पाकिस्तान से आता था और पैसे का सपोर्ट जो कि चाइना से आता था वो चल रहा था। ये सेम कहानी बांग्लादेश मतलब ईस्ट पाकिस्तान में भी चल रही थी, सेम कहानी म्यांमार में भी चल रही थी। काओ ऑपरेशन जैकपॉट शुरू करते हैं। वैसे अगले ऑपरेशन का नाम भारत को ऑपरेशन गुड नाइट रखना चाहिए, बट चलिए ऑपरेशन जैकपॉट को देखते हैं। इस ऑपरेशन में मुक्ति बाहिनी मतलब बांग्लादेश लिबरेशन फोर्स के लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, वेपन, स्ट्रेटेजिक सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। रॉ एजेंट्स ईस्ट पाकिस्तान में घुस के सबोटाज ऑपरेशंस करते हैं। कहीं पे खंबे तोड़े जा रहे हैं, कहीं पे रेल लाइन, कहीं पे रोड, कहीं पे सप्लाई लाइन, सबको तोड़ने का ये एक एजेंडा था। काओ साहब के सबसे क्लोज एसोसिएट में थे के शंकरन नैयर, जो कि कर्नल मेनन के कोड नेम से काफी फेमस थे। शंकरन नैयर काओ साहब के डेप्यूटी थे आरएनएडब्ल्यू में और 1971 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के हीरो भी थे। ये वो इंसान थे जो कि मुक्ति वाहिनी के गुरिल्ला फाइटर्स को पर्सनली ट्रेन करने चले जाते थे। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि शंकरन नैयर मलयाली थे और उन्हें बंगाली बिल्कुल नहीं आती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने बांग्लादेश की आजादी में क्रूशियल रोल निभाया। पाकिस्तान समझ चुका था कि ईस्ट पाकिस्तान में अब जो हो रहा है वो एक सोची समझी साजिश है और ये कोई और नहीं करा सकता, ये सिर्फ भारत कर रहा है। पाकिस्तान ने अपनी नेवी को एक्टिवेट किया और अरेबियन सी से बे ऑफ बंगाल की तरफ भेजता और बे ऑफ बंगाल से ईस्ट पाकिस्तान की तरफ भेजता। लेकिन पाकिस्तान को यह पता नहीं था कि काओ साहब ने पाकिस्तानी नेवी के कम्युनिकेशन सिस्टम्स को हैक कर लिया है। पाकिस्तानी नेवल ऑफिसर्स की कॉन्वर्सेशन रॉ के पास रियल टाइम आ रही थी, जिसके कारण काओ साहब ने अपना एक मूव प्लान किया। काओ का ये ऑपरेशन सिर्फ लैंड बेस्ड कम्युनिकेशन नहीं था, बल्कि नेवल कमांडोज का भी था। आरएनएडब्ल्यू ने 500 बंगाली नेवल कमांडोज को ट्रेन किया था, जो कि पाकिस्तानी नेवी के शिप्स को डिस्ट्रॉय करने वाले थे। 15 अगस्त 1971 को आधी रात में ये नेवल कमांडोज ने साइमल्टेनियसली चिट्टागोंग, चंदपुर, मोंगला और नारायणगंज के पोर्ट्स में अटैक किया। सिर्फ एक रात में 26 पाकिस्तानी शिप्स और गन बोट्स को लिम्पिट माइन से डिस्ट्रॉय कर दिया। मतलब सीधा इनको मछुआरों की फौज बना दी। इस ऑपरेशन में 500 कमांडोज ने 1 लाख टन से ज्यादा मर्चेंट शिपिंग डुबा दिया और 50,000 टन से ज्यादा का डैमेज किया। इंटरनेशनल शिपिंग कंपनीज ने ईस्ट पाकिस्तान में जाना ही बंद कर दिया। यह ऑपरेशन इतना सक्सेसफुल था कि पाकिस्तान का कंप्लीट सी कम्युनिकेशन सिस्टम कोलैप्स हो गया। 16 दिसंबर 1971 बांग्लादेश भारत की हेल्प से आजाद होता है। याद रखो बांग्लादेशियों, आज तक तुम्हें भारत में पाला जा रहा है, फ्री का राशन दिया जा रहा है, फ्री का वोट दिया जा रहा है। तुम्हारी कंट्री बनाई है आरएनएडब्ल्यू ने, इंडियन आर्मी ने, सैम मानेकशॉ साहब, आरएन काओ साहब, इंदिरा गांधी जी की डिसाइसिव लीडरशिप और हजारों सोल्जर्स की कुर्बानी, उसके बाद बना है बांग्लादेश। तो बिफोर यू शो आइज टू इंडिया, ऑलवेज रिमेंबर, इफ वी कैन क्रिएट यू वंस, वी कैन डिस्ट्रॉय यू 1000 टाइम्स। 90,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स सरेंडर करते हैं। यह वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ा मिलिट्री सरेंडर है और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कभी भी सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट करें तो इस इमेज को याद से पोस्ट किया करिए, क्योंकि यह सबसे बड़ी ह्यूमिलिएशन है पाकिस्तान की। 2 नेशन थ्योरी के साथ 3 नेशन थ्योरी बना। 90,000 सोल्जर्स घुटने पे बैठे थे अपने वेपन छोड़ के, और अगर उन्हें एक ऑफर मिलता कि भारत के लिए गुरिल्ला वॉरफेयर लड़ो, अपने ही पाकिस्तान को जाके मारो, तो वो मारना शुरू कर देते। बट इंडिया कहीं ना कहीं ऐसे काम अवॉइड करता है। ऑलवेज रिमेंबर, हमारी पॉलिटिकल क्लास हमेशा हमें ये कहती है, हमें ये सिखाती है कि गांधी के रास्ते चलो और अच्छे काम करो। बट मैं नहीं मानता काओ साहब या डोवाल साहब या सैम मानेकशॉ इस फिलॉसफी में बिलीव करते हैं, क्योंकि उनकी फिलॉसफी नेताजी सुभाष चंद्र बोस से ज्यादा मेल खाती है। काओ साहब का कहना था कि समटाइम्स द बेस्ट वे टू सॉल्व अ नेशनल प्रॉब्लम इज टू क्रिएट अ न्यू कंट्री। यस माय सन, वी हैव क्रिएटेड यू। मुबारक हो, बांग्लादेश हुआ है। 1971 के सक्सेस के बाद काओ साहब को पता चला कि पाकिस्तान भाई न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर रहा है। ये देखिए, घास की रोटी खा लेंगे, न्यूक्लियर वेपन सब बना लेंगे, और हाँ बिल्कुल इसे तोड़ भी देंगे। इंडिया इनके पीछे पड़ा हुआ था। 1972 में पाकिस्तान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट किया अंडर प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो और डॉक्टर एक्यू खान, ये नीदरलैंड्स में।
यूरेनिको को ज्वाइन करते हैं और वहां से 1975 में यूरेनियम एनरिचमेंट टेक्नोलॉजी चुराकर पाकिस्तान ले आए। भाई पुराने चोर हैं ये लोग। लेकिन काओ साहब की इंटेलिजेंस नेटवर्क ऑलरेडी एक्टिव थी और पाकिस्तान की हर चाल की खबर काओ साहब तक पहुंच रही थी। ये वो टाइम था जब काओ साहब के एजेंट्स पाकिस्तान में घुस के सारी इंटेलिजेंस कलेक्ट कर रहे थे। न्यूक्लियर थ्रेट के बदलते खतरे को देखते हुए भारत भी चुपचाप अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पे काम करता है और 1974 में किसी को खबर लगे बिना भारत ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, जी हां, वैसे बुद्ध जी की मूर्ति आप जब भी देखते होंगे आपको बड़ी प्यारी सी स्माइल दिखती है, शांति दिखती है, बट यहां पे ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा वाज अबाउट न्यूक्लियर वेपन्स। जी हां, और हाँ, ये पहली टेस्ट होती है जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देती है। भाई सारे वेस्टर्न कंट्रीज कह रही थी कि अब सैंक्शन लगा देना चाहिए। बैकलैश आता है, काफी बड़ा बैकलैश आता है। वेस्ट तो बिल्कुल पीछे बढ़ जाता है कि भाई भारत को क्या जरूरत है ये सब करने की, लेकिन ये भारत के नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट में था। ये वर्ल्ड डोमिनेंस के लिए नहीं था, बट अपनी खुद की डिफेंस और अपनी स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी के लिए था। आगे चलकर 1978 में जब काओ साहब रिटायर हो चुके थे, तब RNAW ने पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम की डिटेल्ड रिपोर्ट वर्ल्ड कम्युनिटी को दे दी। ये काओ साहब के ग्राउंड वर्क का ही रिजल्ट था। काओ साहब के एजेंट्स इतने ट्रेंड थे कि अपनी जान दांव पे लगा के एक्यूरेट इंटेल भेजते रहे। और काओ साहब ने 1975 में ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि पाकिस्तान 1980 तक अपने न्यूक्लियर वेपन्स को बना लेगा। और काओ साहब की ये बात बिल्कुल सही निकली। काओ साहब के एक फेमस शातिर एजेंट थे रविंद्र कौशिक, जो कि ब्लैक टाइगर के नाम से बड़े फेमस या फिर कहें इनफेमस थे। इनको 1975 में RNAW में तब रिक्रूट किया गया जब वो राजस्थान के श्रीगंगानगर में सिर्फ कॉलेज के स्टूडेंट थे। ये थिएटर एक्टर थे और डिबेट्स में पार्टिसिपेट करा करते थे। कौशिक साहब ने 8 साल तक पाकिस्तानी आर्मी के मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट में क्लर्क की नौकरी करते हुए इंडिया के लिए जासूसी की। ये एक अलग एपिसोड डिजर्व करता है, इसे भी जल्द लाएंगे। और यही रविंद्र साहब के इंटेल की सबसे स्ट्रॉन्ग इनपुट होती है। बाद में आगे चलकर 1983 में जब वो पकड़े गए, 16 साल पाकिस्तान के जेल में टॉर्चर झेलना पड़ा। 2001 में कौशिक जी की जेल में ही डेथ हो गई या फिर उन्हें ब्रुटैलिटी से मार दिया गया। दोस्तों, ऐसी ही कहानियां हमें बचपन से नहीं बताई गई और ऐसी कहानियां सुन के ही हमारे बच्चे ये समझ पाएंगे कि इस मिट्टी को, इस धरती को, इस भारत को बनाने के लिए कितने शूरवीरों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है और इस मिट्टी को अपने खून से सींचा है। 1970 का दशक भारत के लिए काफी अलग चैलेंजेस लेके आता है। अब हमारे सारे पड़ोसी और इनफैक्ट पूरी दुनिया ये समझ चुकी थी कि भारत कोई मामूली या कमजोर देश नहीं। ऐसी कोई गलती, अगर आप ऐसी कोई असम्पशन लेके चल रहे हैं तो ये भारी पड़ सकती है। इसलिए वो भी आपस में भारत के खिलाफ साजिशें बनाना शुरू कर देते हैं। इसी साजिश में भारत के खिलाफ एक नया मुल्क जुड़ने वाला था, वो था श्रीलंका। जी हाँ, श्रीलंका में तमिल सेनेलीज कॉन्फ्लिक्ट में RNAW की इन्वॉल्वमेंट के मास्टरमाइंड खुद काओ साहब थे। लेकिन ये ऑपरेशन काफी कंट्रोवर्शियल था, बट स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट भी था। मैं बात कर रहा हूं तमिल टाइगर्स LTTE की, जैसे कि इनिशियल सपोर्ट RNAW ने दिया। काओ साहब का लॉजिक था, इफ श्रीलंका बिकम्स टू क्लोज टू चाइना, वी नीड स्ट्रेटेजिक लेवरेज। तमिलनाडु में सीक्रेट ट्रेनिंग कैंप सेट कर दी गई, LTTE के फाइटर्स को गुरिल्ला वॉरफेयर की ट्रेनिंग दी गई। ये डिसीजन आगे चलकर भारत की नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट बन गया। लेकिन काओ साहब के टाइम में ये स्ट्रेटेजिकली करेक्ट डिसीजन था। 1970 से 1977 तक चाइना ने भी भारत को बहुत टेंशन दी। चाइना के साथ इंटेलिजेंस वॉर में काओ साहब ने रेवोल्यूशनरी स्ट्रेटजीज यूज की। दलाई लामा और टिबेटियन रेफ्यूजीज के थ्रू RNAW ने चाइना की इंटरनल इंफॉर्मेशन गैदर करनी शुरू कर दी। मतलब अब हम पाकिस्तान सेंट्रिक नहीं थे, श्रीलंका देख रहे थे, चाइना देख रहे थे, और इसका मतलब RNAW का फुटप्रिंट भी एक्सपैंड हो रहा था। चाइना पाकिस्तान अलायंस काउंटर करने के लिए काओ साहब ने बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल में अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क बिल्ड किया। और दोस्तों, एक टाइम में नेपाल हमारे लिए एक बहुत बड़ा हेडेक बन चुका था, क्योंकि ये ISI का अड्डा हो चुका था, चाइना का अड्डा हो चुका था। बट आज के डेट में अगर आप देखें तो इसी ग्राउंड वर्क के कारण RNAW ने एफिशिएंटली नेपाल को एक कब्रगाह बना दिया है। जब भी ISI के एजेंट्स यहाँ आते हैं, बड़े शांति से बड़े बड़े प्लान बना के आते हैं, तो फिर इनको मिट्टी में मिला दिया जाता है। रीजन, एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क। 1976 में RNAW के एजेंट्स चाइनीज न्यूक्लियर फैसिलिटी के आसपास सर्वेलेंस ऑपरेशन करने लगे। यह ऑपरेशन इतना टफ था कि इसमें बहुत सारे मिसहैप्स हुए। इसके बावजूद ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई और फिर US और USSR के साथ
शेयर भी कर दी गई। जनवरी 1977 काओ साहब के रिटायरमेंट का समय आ गया था। कोई नहीं चाहता था कि काओ साहब रिटायर हो। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी भी कहती हैं कि भाई उनके हाथों में ये देश काफी सुरक्षित है। इन्हीं कारणों की वजह से काओ साहब का इन्फ्लुएंस RNAW में आज तक कायम है। रिटायरमेंट के बाद काओ साहब मीडिया से बिल्कुल दूर रहते हैं, आइसोलेशन में, कोई पब्लिक अपीयरेंसेस नहीं। ट्रू टू हिज इंटेलिजेंस बैकग्राउंड, साइलेंटली एक्टिवली इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी के लिए काम करना, साथ ही साथ रिटायरमेंट के बाद भी कंटिन्यूअसली अपनी पूरी इंटेल कम्युनिटी को हेल्प करना, नए नए यंग रिक्रूट्स को जब भी कोई रिक्वायरमेंट होती थी, काओ साहब अपने नेटवर्क के थ्रू इन बच्चों को, इन नए नए ज्वाइनीज को हमेशा मदद करते रहे। मतलब काओ साहब अपने काउबॉयज के अलावा भारत की इंटेल आर्किटेक्चर को ड्यूरिंग सर्विस एंड पोस्ट रिटायरमेंट भी एड एंड अबेट करते रहे। काओ साहब के रिटायरमेंट के बाद उनके क्लोज फ्रेंड शंकरन नायर उनके सक्सेसर बनते हैं, लेकिन सिर्फ 3 महीने बाद जब मुरारी देसाई ने RNAW चीफ के रैंक को डाउनग्रेड किया तो शंकरन नायर ने प्रोटेस्ट में रेजिग्नेशन दे दिया। दोस्तों, ये एक काला अध्याय है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जहां पे इसे डाउनग्रेड करने की कोशिश की गई। बाद में जाके आपको पता चलेगा बहुत सारी ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हमारे एनिमीज के पास भी इस टाइम में पहुंच गई थी, जिसके कारण RNAW के मल्टीपल डीप एसेट्स उन्हें हंट डाउन किया गया और इन शूरवीरों ने भारत के लिए अपनी सुप्रीम सैक्रिफाइस दी। तो काओ साहब रिटायरमेंट के बाद नए नए रॉ के ऑफिसर्स को ट्रेन कर रहे थे। उनकी ट्रेनिंग फिलॉसफी बड़ी सिंपल थी, थिंक लाइक योर एनिमी बट एक्ट लाइक अ पेट्रियट। बिल्कुल, अगर सामने वाला इंसान धूर्त है, वो एक डॉग की तरह बिहेव करता है, तो एक्ट लाइक अ डॉग, अंडरस्टैंड योर एनिमी फ्रॉम टिप टू टो, और उसके बाद अपनी पूरी पेट्रियोटिक एनर्जी यूज करिए, अपना पूरा ब्रेन यूज करिए, अपने सारे रिसोर्स यूज करिए और भारत माता को सर्व करिए। काओ साहब की इंटेलिजेंस फिलॉसफी के 2 मेन पॉइंट्स थे। पहला, इंफॉर्मेशन वर्सेस इंटेलिजेंस। इंफॉर्मेशन रॉ मटेरियल है, इंटेलिजेंस इज प्रोसेस्ड विजडम। मतलब बहुत सारा डेटा आता रहता है, जब तक आप उसे प्रोसेस ना करें तब तक आप उसे इंटेलिजेंस नहीं बोल सकते। साथ ही साथ ह्यूमन फैक्टर के ऊपर कि भाई टेक्नोलॉजी इंटरसेप्शन में मदद कर सकती है, बट ह्यूमन इंट मतलब ह्यूमंस ही, ह्यूमन इंटेलिजेंस ही इसके ट्रू इंटेंशंस को, कि भाई दिमाग में क्या चल रहा है, एजेंडा क्या है, इसे समझने में आपकी मदद करेगा। और हां, कल्चरल अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। टू डिफीट योर एनिमी यू मस्ट अंडरस्टैंड देयर कल्चर। उनके तरह सोचना सीखो, नॉट जस्ट देयर कैपेबिलिटीज कि भाई उनके पास इतने रॉकेट हैं, इतने मिसाइल्स हैं। आपको समझना पड़ेगा हाउ दे हैव बिहेव्ड इन हिस्ट्री, कैसे वो अपने एनिमीज को डील करते आए हैं। और वैसे आपके पर्सनल ओपिनियंस बिल्कुल मैटर नहीं करते, इट डजंट मैटर, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी इज एट स्टेक। इसका मतलब राष्ट्र सर्वोपरि है। आपके जो भी पर्सनल ग्रीवेंसेस हैं, पर्सनल इंटरेस्ट हैं, पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, इसको साइड में रखिए, इसको अपने जेब में रखिए और देश की सेवा में लग जाइए। दोस्तों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजिंग है आज के हमारे सारे पॉलिटिशियंस के लिए, पर्टिकुलरली वो जो आज भी इलीगल बांग्लादेशीज और पाकिस्तानीज को सपोर्ट करते हैं, भारत के अंदर एक वोट बैंक बनाते हैं, उनके फेक आधार कार्ड बनवाते हैं। वो आज भारत की नेशनल सिक्योरिटी को, कल की भारत की नेशनल सिक्योरिटी को दांव पे रख के सिर्फ पॉलिटिकल इंटरेस्ट के कारण ये सारे काम कर रहे हैं। और इसके ऊपर जितनी आवाज उठाई जाए उतनी कम है। तो याद से ऐसी आवाजों को ज्यादा शेयर करिए। वैसे काओ साहब का एक बड़ा फेमस प्रिंसिपल था कि इन इंटेलिजेंस पेशेंस इज नॉट जस्ट अ वर्च्यू, इट्स अ वेपन। इमेजिन करिए कि आप किसी की रेकी कर रहे हैं, आप किसी के ऊपर ध्यान रख रहे हैं। अब ये ध्यान हो सकता है आपका पेशेंस लेवल बोल रहा हो कि 1 दिन 2 दिन, बट थिंक अबाउट, लेट्स से यू आर पेशेंटली वॉचिंग समवन फॉर 13 इयर्स, या फिर कभी भारत के ऊपर कोई अटैक होता है और भारत उस टाइम में इस कैपेसिटी में नहीं होता कि हम रिटेलिएट कर पाए, बट आप 13, 14, 15, 20 साल तक जिस बंदे ने ये अटैक करवाया था उसको कड़ी निगरानी में रखते हैं, और 20 दिन बाद जब वो आदमी इस सारी चीजों को भूल चुका है, उसका एक नया वेश, नई कंट्री में आराम से रिलैक्स कर रहा है अपने बीवी बच्चों के साथ, तब अचानक से कुछ अननोन अदृश्य देशभक्त आते हैं और ठाए ठाए करके चले जाते हैं। दिस इज अ वर्च्यू, मतलब पेशेंस इज नॉट जस्ट अ वर्च्यू, इट्स अ वेपन। याद रखिए, काओ साहब की टीम नई थी और उनके काम का तरीका अलग था। उनके प्रीवियस ऑपरेशंस में उन्हें काफी कंट्रोवर्सीज झेलनी पड़ी, क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। काओ साहब के ऑपरेशंस में कभी कभी एथिकल बाउंड्रीज भी ब्लर हो जाती थी, नेचुरल सी बात है, नॉन गांधीयन थे, आपको समझ आ जाना चाहिए काओ साहब की, अडवाल साहब की कहानी से। बट उनका डिफेंस ये था कि नेशनल सिक्योरिटी में ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होते, सिर्फ ग्रे शेड्स होते हैं। ये हमारे लिए भी एक अंडरस्टैंडिंग है कि लाइफ इज ग्रे, नॉट व्हाइट एंड ब्लैक। तो आप कभी ये नहीं बोल सकते कि दिस इज जस्ट, दिस इज अनजस्ट।
ग्रे एरियाज हैं। कुछ क्रिटिक्स का कहना था कि RNAW बहुत ज्यादा पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड हो चुका था, जो भी रूलिंग पार्टी और उनके पर्सनल इंटरेस्ट वाले ऑपरेशन में ज्यादा टाइम बजट वेस्ट कर रहे थे। ऑपोजिशन का तो यह भी कहना था कि काओ साहब की टीम ऑपोजिशन पर भी जासूसी कर रही है, जिससे रूलिंग पार्टी ही पावर में बनी रहे। बट काओ साहब का रिस्पॉन्स बड़ा सिंपल था। इंटेलिजेंस एजेंसीज पॉलिटिकल लीडरशिप के अंडर वर्क करती हैं, नॉट इंडिपेंडेंटली। और अगर पॉलिटिशियंस वो एक डायरेक्शन देते हैं, एक टर्म ऑफ रेफरेंस देते हैं, तो हर इंटेलिजेंस एजेंसी को वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस एक्सेप्ट करना पड़ता है। बट व्हेन इट कम्स टू रूटीन मैटर्स, व्हेन इट कम्स टू ऑपरेशंस, पूरी दुनिया में और भारत में भी खुद पॉलिटिशियंस अपने आप को इंटेल से थोड़ा दूर ही रखना चाहते हैं। व्हाई? बिकॉज इट इज योर वेपन and the weapon is very sharp. ऑपोजिशन ने वैसे ये भी कहा कि भाई RNAW का बजट कहां से आता है, इनके जो ऑपरेशंस होते हैं इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, पैसे कैसे आते हैं। और काओ साहब का कहना था कि भाई इंटेलिजेंस एजेंसी का ये नेचुरल रिक्वायरमेंट है। अब आपको बिल थोड़ी ना बना के देंगे कि हमने किन किन लोगों को कहां एलिमिनेट किया और उसके लिए क्या खर्चा लगा। इंटरनेशनल इंटेलिजेंस कम्युनिटी में भी काओ साहब को काफी रिस्पेक्ट दी जाती थी। काओ ने यूएस इंटेलिजेंस के साथ भी स्ट्रॉन्ग कॉपरेशन डेवलप किया। कोल्ड वॉर में इंडिया यूएस इंटेलिजेंस शेयरिंग से इंडिया और यूएस के बीच में स्ट्रॉन्ग रिलेशन स्टैब्लिश हुए। काओ ने मोसाद मॉडल भी फॉलो किया और इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद से इंस्पिरेशन ली। स्मॉल कंट्री बिग इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज, क्योंकि इजराइल की सिचुएशन भी भारत जैसी ही थी। हर पड़ोसी देश बस दुश्मन बने रहना चाहता था। काओ साहब ने सोवियत इंटेलिजेंस के साथ सेलेक्टिव कॉपरेशन किया। इंडो सोवियत रिलेशनशिप की वजह से बैलेंस मेंटेन करना पड़ता था। इस सब के अलावा काओ बहुत ज्यादा शांत और खुद में ही रहने वाले इंसान थे। उनको ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था कि उनकी पब्लिक में कोई जान पहचान बनाए। ऐसा कई बार हुआ है कि लोगों ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। लोग आराम से उनके सामने से निकल गए, पहचान ही नहीं पाए। आर्यन काओ एक धार्मिक इंसान थे, साथ ही साथ एक फैमिली मैन थे, बिल्कुल मनोज वाजपेयी की तरह, और दिल्ली के वसंत विहार में अपनी फैमिली के साथ रहते थे। जनवरी 2002 में आर्यन काओ के भाई साहब की तबीयत अचानक से खराब होती है और उनका देहांत हो जाता है। और काओ साहब अपने भाई से बहुत जुड़े हुए थे और इसलिए वो खुद को भी उसी हॉस्पिटल के पड़ोस वाले बेड में एडमिट करवा लेते हैं। और जिस दिन उनके भाई की तबीयत ज्यादा खराब होती है, उस दिन खुद आर्यन काओ की डेथ हो जाती है। 20 जनवरी 2002 रामेश्वर नाथ काओ passes away at the age of 83। मीडिया में भी ज्यादा कोई कवरेज नहीं। जैसी उनकी पूरी जिंदगी एनोनिमस थी, वैसी ही उनकी डेथ भी काफी साइलेंट एंड क्वाइट थी। गवर्नमेंट ने स्टेट फ्यूनरल दिया, बट डिटेल्स क्लासिफाइड रहे। RNAW हेडक्वार्टर्स में काओ साहब का पोर्ट्रेट लगाया गया और उन्हें फादर ऑफ इंडियन इंटेलिजेंस का टाइटल दिया गया। आज का RNAW काओ साहब के विजन का एक प्योर रिफ्लेक्शन है। RNAW अब ग्लोबली ऑपरेट करता है। टेररिज्म, साइबर वॉरफेयर, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस, जहां जहां दुश्मन छुपे हैं, चाहे उन्हें किसी भी वर्ड से डिफाइन किया जाए, उन्हें हंट डाउन करती है RNAW। और हाँ, सारे एरियाज में अब हम एक्टिव हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ ह्यूमन इंटेलिजेंस, मतलब ह्यूमन एंड टेक एंड सब कुछ का परफेक्ट ब्लेंड बन चुका है। चाइना पाकिस्तान के इंटेलिजेंस ऑपरेशंस को काउंटर करने के बिल्कुल एक्सपर्ट बन चुके हैं और आज भी RNAW के ऑफिसर्स काओ साहब के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। और काओ साहब की लीडरशिप में RNAW वर्ल्ड की टॉप इंटेलिजेंस एजेंसीज में अब काउंट होना शुरू हो चुकी है। अब लोग बोलते हैं कि भाई आप मोसाड मॉडल में क्यों निकल पड़े हैं, कैसे आप इतनी प्रिसीजन से सारी डिटेल्स लेके आते हैं जिसके बाद इंडियन आर्म्ड फोर्सेस वो प्रिसीजन स्ट्राइक्स करती है। और वैसे आपको बता दूं, काओ साहब के टेन्योर के बहुत सारे ऑपरेशंस आज तक क्लासिफाइड है। शायद भारत चाहता ही नहीं कि इन हाइपर क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स को कभी रिलीज किया जाए। बड़े सारे रूमर्स हैं। काओ साहब ने 1975 में एक पाकिस्तानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट को रिक्रूट किया था जस्ट टू गेट इंटेल। पहले बता दे रहा हूं, रूमर्स हैं। काओ साहब की चाइना के तिब्बत में ऑपरेशन में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट थी। काओ साहब मिडिल ईस्ट में ऑयल इंटेलिजेंस गैदर करने चल पड़े थे। काओ साहब की जिंदगी का सिर्फ एक रिग्रेट था जिसमें वो कुछ करने की स्थिति में नहीं थे। 1999 कारगिल वॉर में इंटेलिजेंस फेलियर था जिसके वजह से वॉर जीतने में डिले हुआ। काओ साहब रिटायर हो चुके थे बट पर्सनली काफी अफेक्टेड थे। काओ साहब की कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। साथ ही साथ हमें सजेशंस दीजिए। ऐसे कौन से अनहर्ड लेजेंड्स हैं, ऐसे कौन से ट्रू पेट्रियट्स हैं जिनकी कहानी हमें भारत को जरूर सुनानी चाहिए ताकि भारत का बच्चा बच्चा वो असली में देश सेवा समझ सके। एज ऑलवेज आई विल साइन ऑफ विद जय हिंद, जय भारत।